गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और इसके एडिशन लॉ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये जो हमारा जो वेक्टर्स चैप्टर है ये मैथमेटिक्स 12th क्लास का है और इसको आईआईटी जी के लिए भी हम इतना टॉपिक पढ़ेंगे कि आईआईटी जी के लिए भी इसमें काफ़ी कंटेंट आ जाए। फिजिक्स में आपने 11th में वेक्टर्स पढ़े होंगे तो थोड़ा सा अंतर है, फिजिक्स के वेक्टर्स इतने एडवांस नहीं होते। मैथ्स में हम वेक्टर्स की कई और प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, कुछ सिलेबस की और कुछ सिलेबस के बाहर जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे काम आ जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें, स्केलर होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो तरह की होती हैं। स्केलर होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग मैथ्स में कहते हैं ना, मॉड फंक्शन पढ़ते थे, मॉडुलस ऑफ एक्स या मॉड फंक्शन, तो ये वही मैग्नीट्यूड है। इसका सिर्फ मॉड होगा, प्लस माइनस साइन भी नहीं होगा। ये तो था स्केलर। इसके बाद दूसरा होता है वेक्टर। तो वेक्टर में क्या है, ये मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस इसमें एक डायरेक्शन और ऐड हो जाएगी। अब एक एग्जांपल से समझें। जैसे हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वेस्ट की ओर ट्रेवल कर रही है तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 5 किलोमीटर पर आवर इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी भी हो गई। और अगर ये खाली 5 किलोमीटर पर आवर हो तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्पीड है। तो स्पीड क्या है, अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें हमने वेस्ट यानी कि डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। तो जैसे मास होता है, डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, वो सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। और फोर्स है, प्रेशर है, ये क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन जरूर होती हैं, तो वो सब के सब किस में आती हैं, वेक्टर में आती हैं। अब हम इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे किसी ग्राफ में या ज्योमेट्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम लोग मैथ्स से अलग होकर पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें फिजिक्स से एडवांस पढ़ते हैं। वो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और अगर हम इस लाइन में से एक पार्ट को कट करते हैं तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट या सिंपल सेगमेंट भी कहते हैं। ये तो लाइन थी, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन होती है। ये दो एरोज का मतलब होता है कि भैया इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक दोनों ओर को ट्रेवल करेगी। अब सपोज कीजिए कि मैंने लिखा लेट पी क्यू एक वेक्टर है। पी क्यू को क्या लिखा, मैंने एक वेक्टर लिख दिया। अब इसमें दो चीजें समझनी जरूरी हैं, ये पी और क्यू। इसका मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो पी से शुरू हो रहा है और ये क्यू तक जा रहा है। ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका हो गया टर्मिनल पॉइंट, यानी कि जहां पर ये फिनिश हो रहा है। ठीक हो गया, ये इनिशियल पॉइंट पी क्यू, ये इसका टर्मिनल पॉइंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं कि पी टू क्यू वेक्टर, तो किसको इसका वेक्टर का सेंस भी कहा जाता है। तो वेक्टर की पहली चीज कौन सी आ गई, अभी हमने पढ़ी है, सेंस आ गई। अब मान लिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ इस एरो को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। हम सिंपल इसको ऐसे ही देखते हैं और इस पूरे सेगमेंट को हम लोग एरो या डॉट 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 से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें मैंने कहा ये एक वेक्टर पी क्यू है, तो ये जो लेंथ होगी इतनी वाली, इस लेंथ को कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड या मॉड। तो मैं लिख सकता हूं इसको मॉड ऑफ पी क्यू। तो ये दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज आती है इसमें, जो ये लाइन है, हम इसको नॉर्मली मैथमेटिक्स में लाइन कहते हैं, लाइन का एक सेगमेंट बनाते हैं। तो तीसरी चीज आएगी इसमें, इसको कहेंगे सपोर्ट। और ये तीसरा पॉइंट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्त तो हम बहुत इजीली समझ लेते हैं, सपोर्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमारी कई सारी वेक्टर की डेफिनेशंस क्लियर होती हैं। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हम लोग यहाँ से पढ़ते थे। जैसे जैसे हम इसके टॉपिक्स को शुरू कर रहे हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स से कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर बनाते हैं। जैसे एक टर्म आया था टर्मिनल पॉइंट। अब सपोज कीजिए कि सारे के सारे वेक्टर, अगर हमारे पास 2 वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 हो, कई सारे वेक्टर्स अगर एक पॉइंट पे फिनिश हो रहे हो, यानी कि उनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, एक हो जाए। जैसे मान लिया मैंने कहा ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक ये है, तो सबका टर्मिनल पॉइंट हमने क्या बना दिया। सपोज इसको मैं ए कह दूं, इसको सी कह दूं, तो ए सी, बी सी, टी सी, और यहाँ पर माना क्यू सी कह दूं। तो जब टर्मिनल पॉइंट एक होगा तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, को टर्मिनस। को का अर्थ होता है साथ साथ,
तो ये वेक्टर सारे क्या कहलाएंगे, को टर्मिनस। और कई बार अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हो इस तरह से, तो इन वेक्टर्स को क्या करेंगे, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट है क्या, को इनिशियल वेक्टर्स। तो हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी उसी डेफिनेशन से हमने दो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी समझ लिए थे। अब इसके आगे सपोर्ट को डिस्कस करते हैं, सपोर्ट से हम क्या क्या डेफिनेशन से बना सकते हैं। तो सपोर्ट से पहली डेफिनेशन क्या बनती है कि जैसे हमारा एक आता ना कि को प्लेनर वेक्टर या को लीनियर वेक्टर, तो संभवतः हम सोचते हैं कि कोलिनियर जो है यार सबके सब एक ही लाइन पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोलिनियर का अर्थ है कि जो किसी एक सपोर्ट के या तो एक लाइन पे हो या किसी एक सपोर्ट के पैरेलल हो जाए। जैसे सपोज कीजिए एक सपोर्ट ये है और ये पैरेलल है, तो एक वेक्टर हमने ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये भी कोलिनियर है क्योंकि दे सपोर्ट द सेम सपोर्ट। वो एक ही सपोर्ट को या तो सेम डायरेक्शन में है और या उसके पैरेलल है, तो इस वेक्टर को हम लोग कहते हैं को लीनियर वेक्टर। इसके बाद आता है सेंस। अब सेंस से दो डेफिनेशन बनती है, लाइक और अनलाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर्स का सेंस एक है, सपोज मान लिया एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और इसका दोनों का सेंस अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए, इनका सेंस अगर सेम हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे लाइक वेक्टर्स। और अगर इनका सेंस अपोजिट हो जाए तो उनको क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर। जैसे सपोज ये पी क्यू था, तो ये इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट, तो इसका सेंस क्या बना, पी क्यू, क्योंकि ये पी से शुरू होकर क्यू तक जा रहा है। और अगर मैं क्यू पी बना दूं तो ये क्या हो गया, इसका सेंस अपोजिट हो गया और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ क्या करा, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दिया। तो ये जो वेक्टर हो गए इनका सेंस अपोजिट हो गया, तो ये लाइक और अनलाइक वेक्टर हो गए। ये अनलाइक हो गया क्योंकि ये अपोजिट सेंस में आ गया, अगर सेम सेंस होंगे तो लाइक हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को मिला दें, अब दो चीजों को मिलाते हैं, सेंस और मैग्नीट्यूड को, तो अगर एक वेक्टर का सेंस भी सेम हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो उसको कहेंगे हम इक्वल वेक्टर्स। क्या कहेंगे उसे, इक्वल वेक्टर्स। तो अगर ए वेक्टर बी के इक्वल है तो बहुत सिंपल है, क्या होना चाहिए, सेंस सेम होना चाहिए, और सेंस सेम होने के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों इतनी आपको चीजें समझ में आई होंगी। हालांकि हम जब आगे जाएंगे तो कोप्लेनर वेक्टर्स और उनको दोबारा भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स पे हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी पे बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं। अब हम एक डेफिनेशन यहां से पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन से एक हमारी नई डेफिनेशन बन जाती है, वो क्या, अब इस पी क्यू और क्यू पी को देखें तो सब कुछ सेम है, उनका सपोर्ट भी सेम है, सपोर्ट सेम है, या अब कोई पैरेलल हो, पैरेलल तो है ही सपोर्ट। अगर इसको हम देखें, बस क्या है कि अपोजिट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी। अगर हम पी क्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, क्यू पी वेक्टर। तो ये एक तरह से कुछ ऐसा भी हो रहा है कि एक वेक्टर को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा अपोजिट वेक्टर मिल जा रहा है। तो एक नई डेफिनेशन और बनती है कि ऐसे वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर कहते हैं, जिनका साइन अपोजिट होता है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। इनको कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स। इसके अलावा अब जो तीसरा टॉपिक था, या इसी में एक नया टॉपिक और जोड़ सकते हैं, उसको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कहते, लेकिन इसमें ये आगे हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हुए, अगर आपके पास सारे वेक्टर किसी प्लेन में सेम सपोर्ट को के पैरेलल हैं, तो वो सारे के सारे क्या वेक्टर कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कोट सपोर्ट की। सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि फिजिक्स में आपने इस शब्दों को नहीं सुना होगा या स्टडी नहीं करी हुई, लेकिन मैथमेटिक्स में सपोर्ट वर्ड का पढ़ा अपने आप में यूज है। अब इसी टॉपिक में हम आगे को चलते हैं। तो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस को हम कैसे समझते हैं, इसके लिए सबसे पहले होता क्या है कि हम एक ओरिजिन को एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, एक ओरिजिन को। तो इस ओरिजिन से आप क्या करेंगे, इस ओरिजिन का अर्थ है कि इसको आप 0 0 0 मान लेंगे। अगर 2D है तो 00, 3D है तो उसके x y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा।
तो मान लिया मैंने कि इसको एक ओरिजिन ओ एज्यूम कर लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में मीन्स हम ऐसा एक वेक्टर रिलेटिवली मान लें, जैसे अगर हम अपने सोलर सिस्टम में कहें थोड़ी देर के लिए, हम ये मानते हैं कि भैया सन हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स है। तो ये हमारी ये बनी ना, हम ये मानते हैं कि सन क्या है, फिक्स है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स में जाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये पाते हैं कि सन भी क्या कर रहा है, यूनिवर्स का रिवोल्यूशन कर रहा है। लेकिन हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम पे अगर सन को फिक्स कर ले तो सन हमारा क्या बन गया है, ओरिजिन। अब हम उस सन के रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस मेजर करते तो यही है ना, हम कहते हैं अर्थ सन के नजदीक है और जुपिटर सन से ज्यादा डिस्टेंस पर ये है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम सन को एक ओरिजिन एज्यूम कर ले रहे हैं। अब उस सन के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, हर एक प्लेनेट की अपनी पोजीशन को डिफाइन करें। तो वैसे ही हम वेक्टर में भी करेंगे, एक हमने ओरिजिन एज्यूम कर लिया, अब हम इसके रिस्पेक्टिवली सारे के सारे पॉइंट्स के पोजीशन को डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास पहला पॉइंट हो गया P, तो ये होगा 0 0, इसका ध्यान रखना। और अगर मान लिया इस P का पोजीशन वेक्टर A है, A कुछ नहीं, ये डिस्टेंस आती है एक तरह से, इसका मैग्नीट्यूड A हो गया, तो हम कहेंगे कि OP इज इक्वल टू A वेक्टर। ठीक हो गया। अब सपोज करिए कि एक मैंने और ले लिया पॉइंट Q ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर हमने B मान लिया, तो OQ इज इक्वल टू B हो गया। इसी तरह से अब अगर मुझे ये निकालना हो PQ, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए पहले कि पोजीशन वेक्टर क्या बन रहे हैं, OP OQ। एक हाइपोथेटिकल ओरिजिन होगा और O का वेक्टर 0 0 हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आती है, अब O का कोई वेक्टर ही नहीं है तो O अपने आप में क्या हो सकता है, नल वेक्टर हो सकता है। अब नल वेक्टर कैसे समझेंगे, उसको यहां से समझते हैं। जैसे मान लिया हमने स्टार्टिंग में लिया था ये P था और ये Q था, PQ एक वेक्टर था। सपोज करो कि मैं इसकी डिस्टेंस को कम करते जाऊं, P को और इधर ले आऊं और इधर ले आऊं और कम कर दूं और कम कर दूं, क्या हो रहा है, लगातार मैग्नीट्यूड लगातार छोटा होते जा रहा है। एक जगह ऐसी भी आएगी कि जहां पर इस PQ का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, हो सकता है यूनिट हो जाए। तो जैसे ही PQ का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, तो इट मीन ये क्या बन गया, ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है और इसके बिना पूरी की पूरी वेक्टर अधूरी होती है। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। और सामान्यतः हम लोग यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखाते नहीं, हमारा दिखाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार का है कि मान लिया अगर एक वेक्टर A है और ये यूनिट वेक्टर है, तो इट मीन्स क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर को लिखा इस तरह से जाता है A कैप। तो कहीं पर भी कैप पड़ी मिले आपको किसी भी वेक्टर के ऊपर, जैसे I के ऊपर कैप, तो समझ लेना कि भैया ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो और अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लिया मेरे पास एक वेक्टर A है, ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं है और मुझे इसको क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर लूंगा और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका होता है। और इसी से हमारी नई कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगी कि वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और A कैप, ये A कैप की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कि अब एक नई कॉन्सेप्ट और बनती है कि अगर आपको कोई वेक्टर PQ है, सपोज कीजिए ये वाला ही वेक्टर ले लें, इसको मैंने अब यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है और मान लिया कि PQ का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने मॉड ऑफ PQ मान लिया और इस P से Q का जो यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, मान लिया मैंने वो x कैप ले लिया, तो ये बन गया। क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करना है, आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और ये पता करना है कि उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा। ये बनाना हम सीखेंगे आगे कि हम यूनिट वेक्टर कैसे किसी डायरेक्शन का फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट होगी और पोजीशन वेक्टर भी क्लियर हो गया। अब अगर ये P पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाए, मीनिंग क्या होगी, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो गए तो मैग्नीट्यूड तो आया ही नहीं। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो उस समय जो वेक्टर बनता है उसको कहते हैं नल वेक्टर। ये नल वेक्टर वैसे तो आपको लग रहा है कि इसका क्या यूज होगा, इसका यूज होता है जहां पर हम लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंसी और कोप्लेनरिटी एंड कोलिनियरिटी को जब हम प्रूव करते हैं तो वहां पर नल वेक्टर का अपने आप में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बच्चों अब हम इसके आगे एक टॉपिक करते हैं वेक्टर का एडिशन, उसी में हम लोग फिर इस पोजीशन वेक्टर की कुछ नई कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं वेक्टर के एडिशन पे।
तो वेक्टर के एडिशन का हमारे पास जो लॉ है उसमें हम पहला लॉ पढ़ते हैं, ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ बहुत सिंपल है। देखिए जैसे मान लिया आपके पास एक वेक्टर, सपोज करिए ये ए हो गया, और इसमें आपने एक वेक्टर बी को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? अब यहां पर जो सपोर्ट मैं इतनी देर से बार बार कह रहा था उसका काम आएगा। आप एक सपोर्ट कर लीजिए, इसी सपोर्ट के बिल्कुल पैरेलल इसकी टेल, इसको आप इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं और टेल भी कह सकते हैं, इसको कई लोग हेड और टेल भी कहते हैं। तो आप इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल ये दोनों सपोर्ट क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल। अब इससे हमें क्या मिलेगा? हमें इससे ये मिल गया कि भैया इसका क्या है, सपोर्ट के साथ क्या एंगल बन रहा है। तो सपोज ये एंगल बना, मान लिया ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप पहले सपोर्ट को ड्रॉ कर लीजिए। अब इस सपोर्ट में हमने ये वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया। तो अब इसका जो ये टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट से इसको इस तरह से मिलाएंगे कि सेम आ जाए, और ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि जिसको सपोर्ट बनाने की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी वो इसको समझ जाएगा। ये वेक्टर बी हो गया और ये इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। और अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर का एडिशन। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि वेक्टर के बीच का जो, जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो बीच का एंगल कौन सा होगा? वो ये वाला होगा, आउटसाइड वाला, अंदर का एंगल नहीं होगा। जैसे कि लाइन में भी अक्सर हमें दिक्कत होता है, हमने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें भी एंगल आउटसाइड वाला माना जाता है। अब इसी से हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे कर लेंगे? जैसे ये तो a प्लस बी था, तो वेक्टर के एडिशन को की तरह ही हम लोग सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, तो सेट थ्योरी में हम लोग ये मानते हैं कि माइनस एक तरह से प्लस में ही काम कर लेता है। वो किस तरह से? अगर मैं इस b को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाना है, अगर इस b को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पी क्यू माइनस क्यू पी, सेंस अपोजिट हो गया। तो ये सेंस कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल नीचे को। ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और आप इसको मिला लीजिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये एडिशन में हमने सब्ट्रैक्शन को भी डिस्कस कर लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अंतर क्या रहा? अंतर सिर्फ ये रहा कि इनिशियल जो इस समय जो रिजल्टेंट था आपके पास ए प्लस बी, वो सपोर्ट से ऊपर की ओर था और ये नीचे की ओर आ गया। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम आ जाएगा। अब हम इसका पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमें क्या करना है, हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और उन दोनों वेक्टर्स को सेम इनिशियल पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे जिनको हमें ऐड करना है। सपोज मुझे a प्लस बी को ऐड करना है, तो मैं a प्लस बी को सेम पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से एक पैरेललोग्राम की दो जो एडजेसेंट साइड्स है उनमें ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बन गया इसका। अब ये कैसे वेक्टर बन गया? आपकी बात को इनिशियल, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट सेम है इनका। अब इसकी अगली कॉन्सेप्ट क्या आएगी कि मैंने इसको ऐसा किस हिसाब से जोड़ा होगा। तो उसका तरीका वही रहेगा, आप दिमाग में रखिएगा ये ए है, इसका एक सपोर्ट है, ये एक वेक्टर बी है, इसका भी एक सपोर्ट है। तो ये जो एंगल होगा उसको आपने इस सपोर्ट पे मिला देना है। तो ये सपोर्ट का इसमें पूरा यूज है। इसके बाद आप बाकी साइड्स को ड्रॉ कर लीजिए, इसकी जो ये वाली होती हैं, और जो ये पैरेललोग्राम का जिसको हम कहते हैं डायगोनल, वो क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी। ये था और ये b था, ये इनके बीच का एंगल था थीटा, और ये रिजल्टेंट का एंगल हो गया सपोज अल्फा। अब इसमें से हम कुछ एक नियम बना सकते हैं। वो क्या नियम ले सकते हैं? अब आप देखिए सपोर्ट का यूज क्या है। ये इनिशियल लाइन थी या जो इनिशियल वेक्टर था, ये एक सपोर्ट था, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। तो कोलिनियरिटी की कंसेप्ट आ रही है ना, सेम सपोर्ट को या तो ये सेम सपोर्ट में है या उसके पैरेलल है, ये चीज यहाँ पे ध्यान आएगी। तो ये है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, और ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? ये एक अलग सपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों एक सपोर्ट के इक्वल है, उसके पैरेलल है उसी पे, ये दोनों एक दूसरे सपोर्ट के पैरेलल है। तो ये भी कोलिनियर हो गए, ये भी कोलिनियर हो गए। अब नई कॉन्सेप्ट बनी, अगर हम इसको दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर दें, ये ए है ये बी, तो ये प्लस बी आ गया। अब हम इसको इस ट्राइंगल से देखें तो ये बी और इधर को क्या बन गया? ए। तो बी प्लस ए, एक जगह से ए प्लस बी बना और दूसरी जगह से क्या बन गया? बी प्लस ए। बाकी सब सेम है। देखिए
बी और ए बी प्लस ए। यहाँ से हमने देखा ए और बी, चाहे तो इसको मिटा लें और यहाँ लिख दें ए और बी ए प्लस बी, यानी कि एक ही रिजल्टेंट की दो वैल्यू आ रही है। तो क्या रिजल्टेंट आ रहा हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या कहेंगे, वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। सब्ट्रैक्शन करता नहीं करता उसको देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में दिक्कत क्या है कि ये था, ये बी था, ये ए प्लस बी गया था, और जो बी माइनस ए था वो माइनस बी तो नीचे को आ गया था। तो यहाँ वो लॉ फॉलो नहीं हो पाता। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वेक्टर के एडिशन समझ में आएगा और उसकी बेसिक्स जो क्वांटिटीज हैं उस पर आएगा। आप मेनली पहले समझिएगा सपोर्ट का यूज क्या होता है, सेंस और मैग्नीट्यूड। तो तीन चीज़ों का आप लोग डिस्कस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके और आगे के हायर टॉपिक्स हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ पे ही डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इसके कोलिनियरिटी और इसके डिवीजन के कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।